मेरी आज की ये हॉरर स्टोरी, इसको देखने के बाद कमेंट सेक्शन दो हिस्सों में बढ़ जाना चाहिए। एक वो लोग जो इसको एक्चुअल ट्रुथ मानेंगे क्योंकि वो जाकर इसको गूगल सर्च करेंगे, एंड दूसरे वो लोग जो इसको सिरे से फेक बोलेंगे, क्योंकि मैं भी उन फेक वालों में ही था पहले, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से थी ये हॉरर स्टोरी मेरे माइंड में एंड मैं इसके और ज़्यादा प्रूफ्स कलेक्ट करने में लगा हुआ था। एंड जब इसकी क्रेडिबिलिटी के सबूत मुझे मिले तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये फेक नहीं है, ये चीज़ एक्चुअल में हुई थी। क्योंकि जब आप इसके एंड तक होते होते वो ट्विस्ट जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि विकी ये क्या बता दिया तूने, ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। एब्सोल्युटली एक क्लासिक हॉरर स्टोरी, आपने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना होगा। एंड दूसरा, ये वो स्टोरी है जो आप अकेले में कभी नहीं देखना चाहेंगे। एंड यार आज मुझे आपसे एक दो बातें करनी है। पहला तो ये जो केतन अग्रवाल वाला केस हुआ है, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल एंड हॉरिबल। मुझे समझ नहीं आता कि लड़कियों को चाहिए क्या है, और इतना अच्छा पैसे वाला वेल सेटल्ड लड़का, अच्छी फैमिली, इकलौता लड़का उसका घर का, एंड फिर भी उसके साथ ये सब कुछ हो जाना, कितना कि सोच कर देखिए यार उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा। सबसे ज़्यादा दुख मुझे माता पिता के लिए लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को इसलिए पाल पोस कर बड़ा नहीं किया था कि एक लड़की आएगी और उसकी जान लेकर ऐसे निकल जाएगी। बेशक कानून उसको कुछ भी सजा दे दे, लेकिन वो सजा माँ बाप के दुख के आगे कुछ भी नहीं होगी, जिन्होंने उसको जन्म दिया है, जिन्होंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे समझ नहीं आता कि लड़कियों को और चाहिए क्या है, क्या डिमांड करती हैं वो एक लड़के से। अच्छा वो उसको प्यार करने वाला था, वेल सेटल्ड था, अच्छा काम धंधा बिजनेस उनका, और क्या चाहिए। ऐसा हो चुका आजकल तो कि सांस लेता हूं तो एक पति निपट जाता है, या फिर टू बी पति, मतलब जो पति बनने वाला हो उसकी मौत हो जाती है। इतना ज़्यादा डर फैल चुका है समाज के अंदर इन सब चीज़ों को लेकर कि लोग शादी करने से कतरा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इसको सार्कास्टिक वे में बोल रहे हैं कि पति को अपने साथ बॉडीगार्ड रखना चाहिए, शादी के साथ लड़की वालों को बॉडीगार्ड भी देना चाहिए ताकि वो पति की रक्षा करे। नहीं यार, जिसको मारना है वो मारेगी ही, चाहे वो कितना भी अपनी रक्षा क्यों ना कर ले, ये तो खुद का होता है। मतलब ये लड़की का देखो यार, वो बोल भी सकती थी उसको कि भाई मुझे नहीं रहना, या फिर उसके माता पिता के साथ डिस्कस कर सकती थी, या फिर खुद भाग जाती कहीं पे कि नहीं करनी शादी। ये क्या तरीका था? उसको क्या लग रहा था कि वो बच के निकल जाएगी, वो अपने दूसरे लवर के साथ खुश रह लेगी? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। इन कामों के गलत नतीजे ही आते हैं। ना ही लड़की कभी खुश रह पाती, लड़का तो चलो इस दुनिया में नहीं रहा, अब उसके लिए तो क्या ही बोलें। लेकिन सच में अनबिलीवेबल। मुझे ये केस इससे ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करना, कोई मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो नहीं लेकर आने वाला, क्योंकि आए दिन का हो चुका है। मुझे सच में अंदर से शर्म आती है इन सब केसों के बारे में डिस्कस करते हुए भी। एंड दूसरा, मुझे बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो के रिगार्डिंग इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज किया कि हमें नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप नोटिफिकेशन बेल को ऑफ करके तुरंत एक बार उसको ऑन कर दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस टाइम से आते रहें। क्योंकि यूट्यूब ये आर्टिफिशियल चर्सी बन चुका है, इसको महंगा माल मिला हुआ है, पता नहीं कैसे नोटिफिकेशंस भेज रहा है, कैसे एल्गो हर महीने चेंज कर रहा है। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके पास नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे, उनको पता ही नहीं चल रहा कि वीडियो कब आ रही है। मेरे पास लोग मैसेज कर रहे हैं कि 15 दिन हो गए वीडियो क्यों नहीं डाली, 10 दिन हो गए वीडियो क्यों नहीं डाली, जबकि वीडियोज़ रेगुलर 3-4 दिनों में आ ही रही हैं। ये वीडियो तो 3 दिनों में आ गई। सो देखो, है तो दिक्कत ही यूट्यूब के साथ, पता नहीं कौन सा माल ये पीकर बैठा हुआ है। जो भी हो, जैसा भी है, हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो हाइप के ऊपर जरूर क्लिक कर दें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को अगर आपने ऑन किया हुआ है तो एक बार ऑफ करके ऑन कर लें, और अगर ऑन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ एक बार उसको ऑन जरूर कर लें। एंड दूसरा, आप घर बैठे इस लाइक बटन का नशा कर सकते हैं, इसको दबाकर। यकीन मानिए इससे आप भंड नहीं होंगे, बस थोड़े से सुरूर में जरूर रहेंगे जब तक ये वीडियो चलेगी। और साथ ही सब्सक्राइब बटन को चखने के तौर पर इस्तेमाल कर लें। कमेंट्स में पिक में लिख दें और अपने सवाल भी नीचे लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें हांगकांग में जाना पड़ेगा, और टाइम था दिसंबर 1989 यानी कि 1989 का, जब एक शाम इसी हांगकांग के एक बहुत ही जाने माने रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे एक वर्कर जाओ, वो अपनी टेबल के ऊपर अपने कस्टमर्स को अटेंड कर रहा था। एंड उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा बिजी था। साइड में पड़ा हुआ उसका लैंडलाइन वो बार बार बज रहा था। एंड फाइनली उसने एक कस्टमर को होल्ड पर रखकर वो फोन उठाया एंड उससे ऑर्डर लेने लगा। उसको पता था कि किसी कस्टमर का फोन होगा ऑर्डर देने के लिए, बट उस कॉल के ऊपर आवाज सुनते ही वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज सा हो गया, क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतना ही पता चल रहा था कि एक महिला है, बूढ़ी सी महिला, जिसने फोन किया है, एंड वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे बोल रही है। सामने खड़े हुए कस्टमर्स का काफी ज्यादा शोर जाओ के कानों में आ रहा था, वो क्लियरली आवाज नहीं सुन पा रहा। उसने अपना दूसरा हाथ कान के ऊपर रखा एंड पहले हाथ से फोन को अंदर कान में दबाकर बार बार बोल रहा था कि जोर से बोलो, क्या चाहिए। उसको ये तो समझ आ रहा था कि कस्टमर कुछ ऑर्डर करना चाह रही है, वो इसके घर के ऊपर डिलीवरी करवाना चाह रही है, बट
क्या चीज ऑर्डर? असल में 1980s का टाइम था। उस टाइम पर जैसे हमारे यहाँ भारत में जोमेटो स्विगी चलती है, वैसा उस टाइम पर कुछ भी नहीं था। इंटरनेट इतना ज्यादा आया नहीं था हमारे भारत में, तो 1990s के बाद आया। उस टाइम पर हांगकांग में भी नहीं आया था। लोगों को ऐसे अगर ऑर्डर करना हो तो लैंडलाइन पर फोन करके प्रैक्टिकली एक होटल का ही पर्सन जाकर उस खाने को डिलीवरी करके आया करता था, एंड इसके वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते थे। बट इस कॉल पर वो सामने वाली महिला इतनी धीरे धीरे बोल रही थी कि जाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जाओ ने अपने साइड में काम कर रहे एक और वर्कर की तरफ देखा और कहा कि यार एक बार तुम इससे बात करके देखना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये महिला क्या ऑर्डर करना चाह रही है। बट उस वर्कर ने भी मना कर दिया कि मैं खुद बिजी हूं कस्टमर्स को हैंडल करने में, तुम ही बात करो। तब जाओ ने उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देकर बोला कि जोर से बताओ वरना मैं फोन काट दूंगा। तब उस महिला ने थोड़ा और जोर से क्लियरली बोला और अपना ऑर्डर लिखवाया। कुछ प्लेट चावल, कुछ प्लेट सूप और साथ में कुछ ये मांस वगैरह लिखवाया, एंड ये सारा कुछ जाओ ने अपने साइड में रखी हुई डायरी के ऊपर लिखा। ऑर्डर लिखने के बाद जाओ ने कहा कि आप अपना एड्रेस लिखवाइए। एड्रेस उस महिला ने लिखवाया, एंड फाइनली जाओ ने कहा कि तकरीबन आधा घंटा लगेगा मुझे आपके पास आने में खाना लेकर, सो तब तक आपको वेट करना होगा। ये बोलकर जाओ ने फोन रखा एंड पीछे किचन में वो जो पर्ची उसने बनाई थी डायरी वाली, किचन को दी, एंड किचन वाले अब उसका खाना बनाने में लग चुके थे। 15 मिनटों बाद किचन में से बेल बजी कि हाँ अब खाना बन चुका है इस ऑर्डर का, सो तुम जाकर डिलीवरी करके आओ। अब ये उस रेस्टोरेंट का रूल था कि जो भी लैंडलाइन पर ऑर्डर लेगा वही बंदा जाकर डिलीवरी करके आएगा। अब क्योंकि जाओ ने ऑर्डर लिया था तो जाओ को ही खुद पर्सनली जाना था इस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। जाओ ने अपने साइड में काम कर रहे बंदे को कहा कि काम करो तुम मेरे भी कैश टिल देखना, ये काउंटर संभालना, तब तक मैं ये ऑर्डर डिलीवर करके आता हूं। एंड फाइनली किचन से वो ऑर्डर लेकर उसके ऊपर उसने एड्रेस देखा कि उसको कहां पर जाना है, एंड अपनी वो उस टाइम पर साइकिल चला करती थी, एंड उस साइकिल को लेकर वो तुरंत उस एड्रेस की तरफ निकल चुका था। कुछ मिनटों तक साइकिल चलाने के बाद फाइनली जाओ इस इलाके में पहुंच चुका था जिस इलाके का एड्रेस दिया था, एंड उस घर का नंबर देखकर फाइनली जाओ उसने अपनी साइकिल उस घर के आगे पार्क करी। एंड रात बहुत गहरी हो चुकी थी, बट फिर भी वो ऑर्डर वाली थैली लेकर इस घर के मेन दरवाजे पर खड़ा था, एंड उसने पहली बार दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाकर वो वेट करने लगा, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तब उसने दोबारा से दरवाजा खटखटाया, बाहर से चिल्लाने लगा कि मैं तुम्हारा खाना लेकर आया हूं, डिलीवरी वाला हूं, जल्दी से खाना रिसीव कर लो। अंदर ही अंदर जाओ के मन में चल रहा था कि उसको रेस्टोरेंट पे जल्दी से जल्दी पहुंचना है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो उसकी वेट कर रहे हैं, यहाँ वो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। कुछ मिनटों तक वेट करने के बाद जाओ ने दोबारा से उस रिसिप्ट को देखा कि क्या उसने सही एड्रेस को चूज किया है, क्या वो सही घर के ऊपर खड़ा है, कहीं वो गलत तो नहीं खड़ा, क्योंकि अब तक तो अंदर से कस्टमर को बाहर आकर अपना ऑर्डर रिसीव करना चाहिए था। लेकिन पूरा एड्रेस रीड करने के बाद हाँ बिल्कुल वो सही एड्रेस के ऊपर खड़ा था, यही एड्रेस उसने कॉल पर लिखवाया था। सो उसने दोबारा से जोर जोर से दरवाजा खटखटाया एंड बाहर खड़े खड़े चिल्लाने लगा कि मेरे पास और भी बहुत काम है, जल्दी से आकर अपना ऑर्डर रिसीव करो वरना मैं इसको वापस लेकर चला जाऊंगा। लेकिन ये बात अंदर से जाओ को पता थी कि वापस लेकर जाने में उसका ही नुकसान है, उसके रेस्टोरेंट का नुकसान है, क्योंकि खाना तो बन चुका है, अब इसको बस डिलीवर करना है। एंड फाइनली काफी देर तक खटखटाने के बाद अंदर से उसको कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाज थी अंदर से डोर को अनलॉक करने की, अंदर से किसी ने ताला लगा रखा था। सो फाइनली बाहर जाओ खड़ा हो चुका था कि हाँ कोई तो आया इस ऑर्डर को रिसीव करने के लिए। अंदर से जैसे ही दरवाजा अनलॉक हुआ, दरवाजे का हैंडल नीचे की तरफ गया एंड बहुत थोड़ा सा लिटरली एक क्रैक जितना कि बस उसमें से आंख ही दिख रही थी कि अंदर कोई है बंदा या फिर कोई भी और पर्सन रिसीव करने वाला। उस आंख को देखकर जाओ भी देख रहा है बाहर की क्या बीमारी है, ले लो ना अपना ऑर्डर दरवाजा खोलकर। बट उस महिला ने दरवाजा नहीं खोला। उस महिला ने उसी डीप गर्गलिंग आवाज में उसको यही कहा कि ये लो पकड़ो तुम्हारे पैसे। उस महिला ने अपना हाथ बाहर निकाला, उसके अंदर कुछ पैसे थे, वो पैसे उसने जाओ की तरफ किए। जाओ उसको देख रहा है, उसको डर भी बहुत लग रहा है कि ये क्या बीमारी है, इसने दरवाजा पूरा क्यों नहीं खोला एंड ये ऑर्डर कैसे लेगी। बट फिर भी जाओ ने वो पैसे पकड़े एंड उसको थैली आगे की तरफ किया कि ये लो पकड़ो तुम्हारा खाना। बट उस महिला ने कहा कि इसको यहीं दरवाजे पर छोड़ दो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये बात सुनकर जाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में कि क्या बीमारी है, ठीक है मुझे क्या मतलब है, मुझे तो पैसे मिल गए, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। जाओ ने उस थैली को वहीं दरवाजे पर आगे रखा एंड वापस अपनी साइकिल की तरफ गया। साइकिल उठाकर बहुत तेजी से अपने रेस्टोरेंट की तरफ निकल चुका था क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। रेस्टोरेंट पहुंच से जाओ इस इंसिडेंट को भूल चुका था। उसके माइंड में सिर्फ रेस्टोरेंट की भड़क थी कि वहां जाकर उसको काम करना है। सो वो रेस्टोरेंट पहुंचा, उसने अपना काउंटर दोबारा संभाला एंड अगेन कस्टमर्स के ऑर्डर लेने लगा। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास इनको अपना रेस्टोरेंट क्लोज करना था। सो फाइनली उसने अपना काउंटर क्लोज किया, सारा कैश वहां से बाहर निकाला, अंदर बैठे हुए मैनेजर के पास लेकर गया एंड बाहर आकर अंदर बैठे हुए मैनेजर को कैश संभलवाया। साइड में जो दूसरा काउंटर चल रहा था उस वेटर ने भी अपना सारा कैश मैनेजर के पास डिपॉजिट करवाया एंड ये दोनों बाहर आकर अपने काउंटर की साफ सफाई करने लगे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। एंड तभी अंदर से मैनेजर भागता हुआ आया एंड इन दोनों की तरफ देखने लगा।
दोनों को, इन दोनों वेटर्स को जाओ और उसके दूसरे साथी को देखकर ही लग रहा था कि यहाँ कुछ दिक्कत है, मैनेजर गुस्से में है। एंड तब उस मैनेजर ने बोलना शुरू किया कि मुझे पता है तुम दोनों में से किसी एक ने काउंटर में से पैसों की चोरी करी है। अब ये बात सुनते ही जाओ बहुत ज़्यादा हैरान कि क्या बकवास कर रहे हो। वो ये बात मैनेजर को बोल तो नहीं सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये क्या बीमारी है, क्या बोल रहा है, हमने आज तक कोई चोरी नहीं की। अब अंदर से जाओ को पता था कि उसने कोई चोरी नहीं की। एंड तब उसने अपने दूसरे वेटर की साइड देखा, उसका भी फेस रिएक्शन कुछ ऐसा ही था कि नहीं, उसने भी कोई चोरी नहीं की। दोनों अपने अपने अंदर सोच रहे थे कि नहीं, हम दोनों ने तो चोरी नहीं की। एंड तब मैनेजर ने कहा कि मुझे अच्छे से पता है तुम में से किसी एक ने चोरी की है पैसों की, थोड़े से पैसे उसमें से निकाले गए हैं। एंड मैं तुमको ये लास्ट एंड फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आज के बाद मुझे कैश की चोरी मिली तो मैं तुम दोनों को नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। ये बात बोलकर मैनेजर वापस अंदर अपने कैबिन में जा चुका था। एंड बाहर दोनों खड़े जाओ और उसका साथ वाला वेटर, वो दोनों बहुत हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे एंड वापस अपने काम में लग चुके थे। साफ सफाई करके रेस्टोरेंट को क्लोज करके ये लोग अपने घर जा चुके थे। अगले दिन दोबारा जाओ सुबह सुबह अपने काम पर आया, बट आज उसका मूड बहुत ज़्यादा होता। पिछली रात की वजह से मैनेजर ने जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था चोरी का, वो उसको पचा नहीं पा रहा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, देखो आपने कुछ काम ना किया हो एंड उसको ब्लेम आपके ऊपर किया जाए कि तूने ये किया है, एंड अंदर से तो बुरा लगता है। देखो और किसी को सच्चाई पता हो या ना पता हो, लेकिन डीप डाउन अंदर से खुद को तो पता होती ही है। जाओ के साथ भी यही था, उसको अंदर से पता है कि उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन फिर भी मैनेजर ने आकर उन दोनों को ऐसे बोला। हो सकता है उसमें वो पर्टिकुलरली मुझे बोलना चाह रहा हो या फिर दूसरे वेटर को, बट फिर भी वो अंदर से डीप डाउन हैवी हार्ट लेकर अपना काम शुरू कर चुका था। पूरा दिन उसने वही काम किया, बहुत सारे कस्टमर्स आ रखे थे। वो बार बार पीछे घूमकर अपने मैनेजर वाले कैबिन की तरफ देख रहा था कि क्या उसका मैनेजर उससे बात करने के लिए आएगा या नहीं आएगा, उसको सॉरी बोलने आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आज दूसरी साइड उसके साथ जो वर्कर काम कर रहा था, आज वो कल वाला नहीं था बल्कि दूसरा वर्कर था। इसकी शिफ्ट अब चेंज हो चुकी थी। सो उसने अपने दूसरे साइड वाले वर्कर को देखा एंड वो भी काम में लगा हुआ था। दोनों वर्कर्स ने पूरा दिन काम किया। धीरे धीरे अब रात होने वाली थी, अंधेरा हो चुका था एंड एकदम से कस्टमर्स का रश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। रेस्टोरेंट्स का काम ही कुछ ऐसा होता है, जब लोग फ्री होते हैं खाने वाने के टाइम पर यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो रेस्टोरेंट में एकदम से रश बहुत ज़्यादा हो चुका था। हर कुछ मोमेंट्स में नए कस्टमर आ रहे थे, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी। जाओ उनके अंदर बिजी था एंड तभी सडनली उसके साइड में रखा हुआ लैंडलाइन बजा। अब जाओ ने उस लैंडलाइन को इग्नोर किया। वो चाह रहा था कि साइड में काम कर रहा दूसरा वेटर उस लैंडलाइन को कॉल को पिक कर ले, क्योंकि वो नहीं चाहता। उसको पता था कि अगर लैंडलाइन बजाए मतलब कि कोई डिलीवरी वाला होगा, कहीं बाहर जाकर डिलीवरी करके आनी पड़ेगी, मेरे को बिल्कुल भी नहीं जाना, मैं पहले बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। सो वो वेट कर रहा था कि साइड वाला वेटर उस कॉल को पिक कर ले, लेकिन उस साइड वाले वेटर के पास भी बहुत सारे कस्टमर्स थे, वो भी बिजी था, उसने फ़ोन पिक नहीं किया। इसलिए हार कर जाओ ने अगेन लैंडलाइन फ़ोन उठाया एंड वही विशेज़ करके पूछा कि हाँ जी बताइए कैसे हेल्प करनी है। एंड तभी दूसरी साइड से वही आवाज़, सेम आवाज़ उसी औरत की। उसे सुनकर जाओ बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि एक तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही थी। वो बार बार जाओ अपने दूसरे कान पर हाथ रखकर बोल रहा था कि थोड़ा ज़ोर से बोलो, समझ नहीं आ रहा। कस्टमर सामने बार बार जाओ को बोल रहे थे कि जल्दी हमारा ऑर्डर लो, जल्दी हमारा ऑर्डर लो। जाओ ने थोड़ा सा गुस्से में आकर उस महिला को बोल दिया, तुम अगर तेज़ नहीं बोल सकती तो मुझे फ़ोन कट करना पड़ेगा, तुम्हारा ऑर्डर मैं नहीं डिलीवर कर पाऊंगा ऐसे। तब उस महिला ने थोड़ा तेज़ रिपीट किया एंड अगेन वही कुछ प्लेट चावल, कुछ प्लेट सूप वगैरह एंड साथ में कुछ मांस से बनी हुई डिशेज वगैरह, वो सारी चीज़ें उसने ऑर्डर करी। एंड अगेन वही एड्रेस लिखवाया जिसके ऊपर जाओ कल गया था। दोबारा से सेम, बिल्कुल सेम ऑर्डर वही यहाँ पर बनाना था और उन सारी चीज़ों को जाओ ने वही अपनी डायरी के ऊपर लिखा एंड उसकी पर्ची काट कर पीछे किचन में दे दिया एंड वो फ़ोन नीचे रख दिया। जाओ ने फ़ोन रखने से पहले महिला को आधा घंटा वेट करने के लिए बोला। 15-16 मिनटों में तो उसका खाना तैयार ही होगा, उसके बाद ही वो यहाँ से लेकर निकलेगा। सो अपने कुछ कस्टमर्स का बिल काट कर तुरंत जाओ ने पीछे देखा कि 15-16 मिनट बीत चुके हैं, अब ऑर्डर उसका रेडी हो चुका है। पीछे से बेल भी बज गई किचन की एंड जाओ उस थैली को उठाकर अपने काउंटर से बाहर निकला, बाहर से अपनी साइकिल उठाई एंड अगेन वापस उसी महिला के घर की तरफ जाने के लिए निकल चुका था। लेकिन रास्ते में जाओ वही टेंशन में था। एक तो उसके मैनेजर वाली टेंशन कि उसके चोरी का इल्जाम उसके ऊपर लगाया है एंड दूसरा ये महिला, ये अलग ही भसड़ थी कि उसके घर के बाहर जाकर पहले तो इतनी देर भौंकना पड़ेगा उसे कि कोई है एंड ये वापस आएगी, वही आधा सा थोड़ा सा दरवाजा खोलेगी एंड मुझे पैसे देकर कहेगी खाना यहीं छोड़ दो। ये सारी बातें सोचते सोचते जाओ फाइनली उसके घर के आगे पहुंच चुका था। साइकिल उसने स्टैंड पर लगाई, थैली उतारी साइकिल से एंड वापस उस घर के आगे दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा उसने खटखटाया, काफ़ी देर वेट की लेकिन अंदर से कोई भी नहीं आया। दोबारा से जाओ ने जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। जाओ अब और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था। जाओ बाहर से खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि तुमको लेना हो तो ले लो, वरना मैं अब 1 मिनट और नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एंड तब उसने दोबारा से
दरवाजे पर लगे हुए ताले के खुलने की आवाज़ सुनी अंदर से। एंड जब ये दरवाजे का ताला खुला, अगेन हैंडल उसका नीचे हुआ, अब थोड़ा सा दरवाजा फिर से खुला, वही लिटरली क्रैक जैसा। एंड अंदर से बहुत घना अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा अंदर से, लाइट सारी ऑफ इस घर की। जाओ अगेन बहुत ज़्यादा परेशान किया, ये क्या बीमारी है, ये कैसी है ये कस्टमर, ये बाहर आकर खुद से खाना भी नहीं ले सकती, एक तो इतनी देर खड़ा करवाती है यहाँ पर, वेला मुझे और भी बहुत काम है। तब जाओ ने देखा कि सामने वही क्रैक जितना गेट ओपन हुआ एंड उसमें सिर्फ आंख दिख रही थी। थोड़ा सा और गेट ओपन हुआ, उस महिला ने हाथ बाहर निकाला, उसमें कुछ नोट थे। महिला ने कहा कि ये लो तुम्हारे पैसे एंड इस खाने को यहीं रखो और दफ़ा हो जाओ। ये बात सुनते ही दोबारा से जाओ ने उस महिला के हाथ से वो नोट लिया, अपनी जेब में डाले, खाना वहीं दरवाजे पर रखा, तुरंत भागकर अपनी साइकिल पर गया और वापस अपने रेस्टोरेंट की तरफ निकल चुका था। रेस्टोरेंट पर पहुंचकर उसने देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा अभी भी लगी हुई है, कस्टमर्स कम होने का नाम नहीं ले रहे, आज वो और भी ज़्यादा लेट होने वाला है। सो सभी कस्टमर्स को निपटा कर उसने काउंटर की अपनी साफ सफाई करनी शुरू करी। उसके साथ वाला वर्कर भी अपना काउंटर क्लोज कर चुका था, वो भी अपने काउंटर की साफ सफाई कर रहा था। दोनों ने अपना अपना कैश उठाया, अंदर जाकर मैनेजर को देकर आए, संभलवा दिया कैश सारा एंड बाहर आकर साफ सफाई करने लगे दोबारा से। लेकिन जब ये साफ सफाई कर रहे थे तभी दोबारा से मैनेजर गुस्से से अपने कैबिन से बाहर निकला, बाहर की तरफ आया, सीधा जाओ के पास आकर बोलने लगा कि मुझे पता चल चुका है, मुझे पता चल चुका है जाओ की चोरी तुमने की है। आज भी तुम्हारे कैश में से पैसे गायब हुए हैं, मतलब तुमने पैसे निकालकर अपनी जेब में रख लिए। ये बात सुनते ही जाओ बहुत ज्यादा कंफ्यूज कि यार ये क्या बीमारी है, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मुझे डीप डाउन अंदर से पता है मैं सच बोल रहा हूँ। एंड कल तो बस तुम इल्जाम लगा रहे थे हम दोनों के ऊपर रैंडमली, कल तो तुमने मेरा नाम भी नहीं लिया था एंड आज तो तुमने सीधा मेरे मुंह पर आकर मेरी बेइज्जती कर दी कि मैं चोर हूं, तुमको मैं ऐसा लगता हूं क्या। तब जाओ ने बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में अपने मैनेजर को कहा कि बाबूजी एक बार आप मुझे बता दो, क्लियरली बता दो कि कितने पैसे आपके गायब हुए हैं, मैंने कितने पैसों की चोरी की है, क्योंकि मुझे तो खुद पता नहीं, तुम ही बता दो। तब मैनेजर ने एक एग्जैक्ट अमाउंट भी बताई कि इतने पैसे तुमने चोरी किए हैं। मैं ये बात सुनते ही जाओ ने कहा कि महाराज मेरे को घर जाने दो, मेरे को छुट्टी दे दो, मैंने कोई चोरी नहीं की, या तो तुम पूरा मैटर समझाओ कि क्या हुआ है। तब मैनेजर ने बोलना शुरू किया कि एक बार तुम मेरे साथ अंदर चलो। अंदर मैनेजर जाओ को पकड़कर लेकर गया एंड सारा कैश दिखाया उसने। एंड उस कैश के अंदर जो जाओ देकर गया था अभी अभी मैनेजर को, उस कैश के अंदर कुछ नकली नोट थे, फेक करेंसी जिसको हम कह सकते हैं, फेक करेंसी उसके अंदर मौजूद थी। मतलब किसी कस्टमर से जाओ ने जल्दबाजी में या फिर हो सकता है जानबूझकर या फिर कुछ भी कारण रहा हो, जाओ ने बिलिंग करते टाइम, कैश लेते टाइम नकली नोट ले लिए एंड उसको अपने कैश काउंटर में रख दिया। अब नकली नोट पहचानने की ट्रेनिंग पहले से ही हर एम्प्लॉइज को दी जाती है जो कैश का काम करते हैं एंड ये गलती जाओ कभी कर ही नहीं सकता क्योंकि उसको बहुत साल हो चुके थे यहाँ काम करते हुए। तो आखिर उसने नकली नोट ले कैसे लिए। या फिर मैनेजर ने कहा कि जाओ तुम चोरी कर रहे हो, तुमको सब असली ही नोट दे रहे हैं लेकिन तुम्हारे पास कुछ नकली नोट हैं, तुम असली नोट को निकाल कर नकली नोट उसमें डाल दे रहे हो ताकि किसी को भी लगे ना कि पैसे गायब हुए हैं। और तब मैनेजर ने वो नकली नोट निकाल कर ऑब्वियसली इस जाओ को दिखाए एंड जाओ ने पकड़कर तुरंत कह दिया कि ऑब्वियसली ये तो नकली नोट है, ये फेक करेंसी है। लेकिन जाओ ने कहा कि आप खुद सोच कर देखिए सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरे पास अच्छी नौकरी है, मैं उसी सैलरी में अपना संतुष्ट हूं एंड ये जो आप पैसा दिखा रहे हैं इसको हांगकांग के अंदर गोस्ट मनी के नाम से भी जाना जाता है। असल में हांगकांग के अंदर कोई भी व्यक्ति मरता है, नेचुरल हो या फिर कैसे भी हो, जब भी उसका फ्यूनरल करने के लिए लेकर जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं, तब उस टाइम पर उसके घर वाले ऐसे फेक मनी या फिर ये नकली नोट उसके ऊपर वारते हैं, ऐसे फेंक देते हैं या फिर उनको जला देते हैं उसके नाम पे। और ऐसा माना जाता है हांगकांग के अंदर कि ये जो मरने वाला व्यक्ति है इसके नाम के ये फेक मनी जलाई गई है, नकली पैसा जलाया गया है ताकि ये पैसा, नकली पैसा, इस मरने वाले व्यक्ति के साथ ऊपर चला जाए स्वर्ग में और ये बंदा ऊपर अपना खर्चा कर सके। इमेजिन करके देखिए, ये लोग सोच क्या रहे हैं कि मरने के बाद व्यक्ति के साथ कुछ पैसे जला दो नकली और ये पैसा उस मरने वाले व्यक्ति के साथ जाएगा एंड वो मरने वाला व्यक्ति ऊपर स्वर्ग में जाकर शॉपिंग करेगा। एंड जाओ ने कहा कि मुझे भी पता है कि नकली पैसा कैसा दिखता है, उसको पकड़ते ही वो फील हो जाएगा एंड मैं किसी से भी नकली पैसा नहीं लूंगा। एंड दूसरा, अगर मैं रखूंगा भी, अगर मुझे पैसे भी चाहिए होंगे असली वाले तो मैं उसमें से निकाल लूंगा और उसमें नकली पैसे क्यों डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि रात को मुझे कैश आपको सबमिट करना पड़ता है एंड आप एक एक नोट को अच्छे से चेक करते हो। सो ऑब्वियसली मैं वहां पर पकड़ा जाऊंगा, मैं इतना पागल तो नहीं हूं कि खुद से सामने से ऐसी गलती करूं। तब मैनेजर ने कहा कि बात तो तेरी भी ठीक है यार। मैनेजर ने कहा कि हो ना हो जाओ, किसी कस्टमर ने ही तुमको ये पैसे दिए हैं एंड तुमने अनजाने में उन पैसों से बिल काट कर दे दिया एंड ये पैसे अपने काउंटर के अंदर रख लिए एंड ये अब मेरे पास हैं, इसलिए तुमको इनका भुगतान करना पड़ेगा। बट जाओ ने कहा कि नहीं सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं हर एक नोट को अच्छे से चेक करके लेता हूं, मैंने कभी भी किसी कस्टमर से नकली पैसा नहीं लिया। और इमेजिन करके देखिए, मैं इतने सालों से नौकरी कर रहा हूं, ये 2 दिन
आज और कल ही मैं दो एक जैसी गलतियां लगातार कैसे कर सकता हूं। एक बार होता चलो मैं मान लेता, लेकिन आज भी वही सेम गलती हुई। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। मैंने कोई भी बिलिंग ऐसी नहीं करी जिसके अंदर मैंने फेक करेंसी एक्सेप्ट करी हो। तब मैनेजर ने कहा कि ठीक है, तुम याद करने की कोशिश करो, कोई तो ऐसा अजीब कस्टमर होगा जिसने तुम्हारे से ये बिल करवाया होगा, तुमको पैसे दिए होंगे, याद करने की कोशिश करो, कोई क्रिमिनल टाइप का बंदा कोई आया हो जो फालतू बोल रहा हो। तब जाओ ने थोड़ा याद करने की कोशिश कर ली, लेकिन कहा नहीं सर, हमेशा मेरे पास तो सारे नॉर्मल कस्टमर ही आए हैं आज और कल में। बट एक कस्टमर, उसको याद आई वो महिला, वो अजीब सी महिला जिसके घर के ऊपर वो डिलीवरी करने के लिए गया था। उस महिला के बारे में उसने अपने मैनेजर को बताया कि सर एक ऑर्डर आया था, आज भी आया था और कल भी आया था। एंड महिला वो, मैं उसके घर के ऊपर खाना देने के लिए गया एंड उसने दरवाज़ा भी नहीं खोला, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा, बस उसकी आंख दिख रही थी। उसने बाहर दरवाजे से अपना हाथ निकाला, उसके अंदर पैसा था, मैंने पैसा लेकर अपनी जेब में रखा, खाना उसके डोर पर रखा। उसने मेरे होते हो तो दरवाज़ा भी नहीं खोला, इसलिए मैं वहाँ से फटाफट से पैसा लेके भाग के आया था। हो सकता है ये वही पैसा हो, लेकिन जब मैंने उसके हाथ से वो पैसा लिया था तब मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ कि ये पैसा नकली है, क्योंकि नकली नोट बहुत ही लो क्वालिटी के पेपर से बनाए जाते हैं। लेकिन जब मैंने उसे पैसा लिया था तो वो बिल्कुल भी नकली नहीं लग रहे थे। मैनेजर ने कहा कि बात तुम्हारी ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा कि ये क्या बीमारी है। एक काम करना, अगर कल तुम्हारे पास इसका फ़ोन आए, इस महिला का, या फिर कभी भी आए, तो तुम सीधा मुझे बताओगे, क्योंकि अब की बार ये फूड डिलीवरी करने के लिए मैं जाऊँगा, तुम नहीं जाओगे। और मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या वो हमें नकली पैसा दे रही है। अगर हाँ ऐसा है तो मैं उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी करूँगा। ये बात सुनकर जाओ बहुत खुश हुआ। चलो ठीक है, मेरे दिमाग से भड़क मिट गई। अगले दिन जाओ दोबारा से अपना तैयार होकर वापस अपने रेस्टोरेंट पहुंचा। पूरा दिन उसने काम किया, बहुत सारे कस्टमर्स आए, सभी का बिल काट काट कर दिया। एंड शाम होते होते अगेन, आज तो खुद से जाओ वेट कर रहा था कि ये फ़ोन आएगा आएगा। एंड अगेन रात जैसे ही हुई, थोड़ी सी अंधेरा हो चुका था, दोबारा से उसकी फ़ोन की घंटी बजी एंड तुरंत भागकर जाओ ने फ़ोन उठाया, क्योंकि उसको अब की बार कोई भी डर नहीं था कि उसको जाना पड़ेगा डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि उसके मैनेजर ने कहा था कि अब की बार फ़ोन आए तो सीधा ये ऑर्डर उसको देना। जाओ ने तुरंत फ़ोन उठाया, वही उसको बार बार चिल्ला रहा था कि थोड़ा ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो। उस महिला ने भी वही ज़ोर से बोलकर सारा ऑर्डर लिखवा दिया, सेम एड्रेस लिखवाया और कहा कि डिलीवर करके जाओ। अगेन जाओ ने कह दिया कि आधा घंटा लगेगा। उसने वही एड्रेस लिख लिया, खाना लिख लिया, वही चावल की प्लेट और कुछ मांस के टुकड़े वगैरह और ये जो होते हैं ना सूप वगैरह, ये सारा उसने लिख लिया एंड ऑर्डर की पर्ची बनाकर अंदर किचन में दी एंड भागकर सीधा अपने मैनेजर के पास गया और उसके सामने बैठकर बताया कि सर फ़ोन आ चुका है, आज डिलीवरी करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। मैनेजर बिल्कुल रेडी था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिलीवरी करने जाऊंगा, मैं देखूंगा कौन है। 15 मिनटों बाद किचन की बेल बज चुकी थी, खाना तैयार हो चुका था। जाओ ने मैनेजर को इशारा किया, मैनेजर किचन में जाकर उस थैली को पकड़कर उसके ऊपर एड्रेस देखने लगा एंड बाहर निकलकर अपनी साइकिल के ऊपर बैठकर सीधा उसी एरिया में गया जहां का वो एड्रेस था। फाइनली उस घर के सामने खड़ा था। उसने दोबारा से रिसिप्ट पर देखा कि यही एड्रेस है ना, मैं सही घर पर तो खड़ा हूं ना। एग्जैक्टली वो बिल्कुल सही घर पर था। अपनी साइकिल बाहर पार्क करके वो सीधा मेन दरवाजे पर गया एंड जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ मोमेंट्स उसने वेट की, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। उसने दोबारा से एड्रेस चेक किया, एड्रेस बिल्कुल ठीक था। अगेन उसने थोड़ा और जोर से खटखटाया दरवाजा, अब भी कोई आवाज़ नहीं आई। वो बाहर से खड़ा होकर चिल्लाने लग गया कि आपका खाना आ गया है, खाना आ गया है, जल्दी से आकर खाना ले लो। मैनेजर इस टाइम पर खड़े होकर सोच रहा था कि अंदर जो भी होगा वो मुझे नकली पैसा दे के आएगा और मुझे अच्छे से वो नोट चेक करने हैं सबसे पहले। सो कुछ ही मिनटों बाद फाइनली उसने अंदर से मूवमेंट सुनी, दरवाजे का लॉक अंदर से अनलॉक किया जा रहा था। सो मैनेजर अपने हाथ में वो थैली लेकर तैयार, अंदर से थोड़ा सा दरवाजा खुला, वो क्रैक जितना बस, एंड अंदर से एक हाथ बाहर निकला, उसमें पैसे थे। मैनेजर को इस टाइम पर लग रहा था कि ये नकली पैसा है। सामने से उस महिला ने कहा कि यहीं खाना छोड़ दो, पैसे पकड़ो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैनेजर ने उस पैसे को लिया और पैसों को अच्छे से चेक किया उसने खड़े खड़े। ये बिल्कुल असली पैसा था, इसके अंदर एक भी नोट नकली नहीं था। मैनेजर का मुंह छोटा सा बन गया। उसने अपना पैसे फोल्ड किए, जेब में डाले, वहाँ से निकला, अपनी साइकिल उठाकर सोचते सोचते, यार ये अजीब तो था नो डाउट इस बात में तो कि ये बंदी जो भी है, ये बूढ़ी महिला जो भी है, मुझे तो लग रहा था कि कोई होगा स्पेशल, मुझसे बात करेगा, मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं कहा। बट कोई बात नहीं, पैसे मिल गए, पैसे मैंने चेक भी कर लिए, असली नोट हैं। ये अपने वापस रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ चुका था। अपने रेस्टोरेंट वापस पहुंचकर उस मैनेजर ने जाओ की तरफ देखा एंड कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका ऑर्डर डिलीवर करके आया हूं एंड पैसा जो उसने दिया है वो भी बिल्कुल जेन्युइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे, मैंने एक एक नोट चेक किया है। जाओ भी बहुत सारा कंफ्यूज किया, कमाल हो गया, अगर उसने नकली नोट नहीं दिया तो 2 दिन मुझे कौन सा कस्टमर नकली नोट पकड़ा कर चला गया, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा।
जाओ ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। थोड़ी देर बाद जब रेस्टोरेंट क्लोज करने का टाइम आया, जाओ ने अपना सारा कैश कलेक्ट किया, अंदर मैनेजर को देकर आया। मैनेजर ने एक एक करके नोट गिनने शुरू किए एंड मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान कि इसमें तो पैसे कम थे। उसने दोबारा से उस कैश को गिना जो अभी अभी जाओ उसको देकर गया था, लेकिन अगेन उसमें पैसा कम था एंड एग्जैक्ट उतना ही पैसा कम था जितने का वो ऑर्डर था जो वो महिला के पास देकर आया था। और तब उसको ध्यान आया कि वो शिट, ये पैसा तो मेरी जेब में है, क्योंकि मैंने जाओ के पास आने के बाद उसकी कैश काउंटर के अंदर वो पैसा रखा ही नहीं, इसलिए वो शॉर्ट दिखा रहा है। सो तुरंत उस मैनेजर ने अपनी जेब में, पीछे वाली जेब में रखे हुए वो नोट निकाले एंड वो उस कैश के अंदर मिलाने ही वाला था। लेकिन तभी वो इतना ज़्यादा हैरान हुआ क्योंकि जो नोट अभी अभी उसने अपनी जेब से निकाले थे वो सारे नकली नोट थे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसने जब महिला से वो नोट लिए थे वो सारे असली थे, उसने एक एक नोट को चेक किया था, लेकिन रास्ते में ही वो नोट नकली कैसे बन गए? इमीडिएटली मैनेजर ने जाओ को बाहर से अंदर बुलाया एंड कहा कि यार आज फिर से नकली नोट आ गए हैं एंड ये तो मेरी जेब से निकले हैं, मैं जो उस महिला से लेकर आया था। यहाँ पर जाओ और मैनेजर आपस में खड़े होकर सोचने लगे कि ये कैसे पॉसिबल है। मैनेजर से उसने दोबारा कंफर्म किया कि क्या आप सर नकली नोट तो नहीं लिए थे ना आपने? एक बार याद करो अच्छे से, क्योंकि मैंने पिछले 2 दिन जब लिए थे तो मैंने तो चेक भी नहीं किया था, आज तो आप बल्कि चेक करके उस महिला से लेकर आए हो, तो उस टाइम पर वो असली थे ना? मैनेजर ने कहा कि एब्सोल्युटली मैंने एक एक नोट अच्छे से चेक किया था, बेशक अंधेरा था लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बाहर की रोशनी थी, उसमें अच्छे से पता चल रहा था कि ये नोट असली हैं और उसका पेपर भी बिल्कुल असली जैसा ही था। ये तो पेपर भी नकली है जो मेरी जेब से अभी निकला है। इनफैक्ट इस टाइम पर मैनेजर समझ चुका था कि यहाँ क्या हो रहा है। असल में उसको लग रहा था कि वो किसी बहुत ही प्रोफेशनल स्कैमर्स के साथ डील कर रहे हैं, कि इन स्कैमर्स ने ऐसे कोई नकली नोट बनाए हैं जिनके ऊपर या तो कोई केमिकल वगैरह लगा होगा या फिर कुछ ऐसा ट्रिक वो यूज़ कर रहे हैं जो थोड़ी देर तक नोट असली फील होता है, लेकिन बाद में जब ट्रांजैक्शन हो जाती है, थोड़ी देर बाद जब मालिक दोबारा से जाकर उन नोट को संभालेगा तब वो असली रूप में अपने सामने आते हैं। मतलब ये प्रोफेशनल काउंटरफेटर हैं जो नकली नोट बहुत ही अच्छे तरीके से छाप पा रहे हैं। और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। उस महिला ने वो नकली नोट मुझे दिए, मैंने उनको कंफर्म किया वो असली हैं, मैंने अपनी जेब में रखे एंड यहाँ तक आते आते ये नोट अपने असली रूप में आ चुके थे, मतलब नकली नोट वापस सामने आ चुके थे। इस चीज से परेशान होकर मैनेजर ने तुरंत पुलिस वालों को फोन किया। पुलिस वाले पहले इस रेस्टोरेंट पर आए, मैनेजर और जाओ को बैठाकर उस घर पर लेकर गए एंड इमीडिएटली पुलिस वालों ने उस घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। बट पुलिस वाले इस घर के अंदर से कोई आवाज ना आने से ज्यादा परेशान इस बात से थे कि यहाँ एक बहुत गंदी स्मेल आ रही है इस घर के अंदर से, क्योंकि आसपास का एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, लेकिन इस घर के अंदर से कुछ ऐसी स्मेल आ रही है जिसको वो क्लियरली समझ नहीं पा रहे। सड़ा हुआ खाना टाइप कुछ है अंदर जो बहुत गंदा सड़ रहा है। पुलिस वालों को बहुत ज्यादा शक हो चुका था, क्योंकि एक तो पहले ही कंप्लेंट इस बात की गई थी कि इस घर के अंदर स्कैमर्स रह रहे हैं, सो पुलिस वाले उनके ऊपर छापा मारने वाले थे। एंड दूसरा, अब घर का जो मालिक है जो अंदर है वो दरवाजा नहीं खोल रहा। एंड तीसरा, इससे स्मेल आ रही है। पुलिस वाले बहुत ज्यादा शक की, उनको समझ आ चुका था कि उनको दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ेगा। सो तुरंत उन्होंने दरवाजा तोड़ा मारकर उसको एंड इमीडिएटली जो स्मेल अंदर से आ रही थी वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई। उन्होंने अपनी नाक को बंद कर लिया क्योंकि स्मेल वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल सी थी। अंदर लाइट मौजूद नहीं थी, कोशिश करी उन्होंने लाइट जलाने की लेकिन लाइट नहीं जली। सभी ने अपनी अपनी टॉर्च निकाली एंड टॉर्च लेकर वो घर में इधर उधर घूम रहे थे। सारे पुलिस वाले इस घर के अंदर घुसकर एक एक एरिया अच्छे से स्कैन कर रहे थे। पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन, लेकिन स्मेल बहुत गंदी आ रही थी, बहुत ज़्यादा गंदी कि वो टॉयलेट नहीं कर पा रहे। एंड फाइनली वो लोग स्कैन करते करते इस घर के लिविंग हॉल में पहुंचे एंड जैसे ही सभी ने अपनी टॉर्च इस घर के लिविंग हॉल के अंदर डाली, लिटरली हर पुलिस वाले की टॉर्च नीचे छूट चुकी थी। क्यों? क्योंकि इस टॉर्च की रोशनी में उन्होंने सामने इस लिविंग हॉल के अंदर जो हाल देखा वो सच में बहुत ज़्यादा बुरा था। सबसे पहले तो 4 डेड बॉडीज, 4 अलग अलग आदमियों की डेड बॉडीज इस लिविंग हॉल में नीचे फर्श के ऊपर पड़ी थी। इसके आसपास इतना सारा कूड़ा कचरा, खाने के पैकेट्स, रैपर्स वगैरह, बचा हुआ खाना थोड़ा बहुत, ये सारा कुछ यहाँ पड़ा पड़ा आसपास में सड़ रहा था और साथ में सड़ रही थी ये 4 लाशें। पुलिस वाले तुरंत भागकर इस घर से बाहर आए, उन्होंने बैकअप के लिए फोन किया। बैकअप अब मौके पर पहुंच चुका था। बहुत सारे पुलिस वालों ने इस घर को क्राइम सीन के अंदर बदल दिया। सभी लोग अंदर घुसे एंड इवेंचुअली 4 डेड बॉडीज को बाहर निकालकर ऑटोप्सी के लिए भिजवाया गया। डॉक्टर से सबसे पहले यही पूछा गया कि जल्दी हमें बताओ कि ये लोग मरे कैसे हैं। तो डॉक्टर ने जो अपनी शुरुआती जांच करी थी उसमें उसने कंफर्म कर दिया था कि इन लोगों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अंदर सांस लेने से हुई है। आपको
पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी सारी चीज़ों से निकलती है, या फिर जैसे कि घर में कोई भट्टी वगैरह जल रही हो और घर के सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद हो तो घर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इकट्ठी हो जाती है एंड उसमें पता भी नहीं चलता बंदा कब मर जाए। तो डॉक्टर ने कहा कि इन चारों लोगों की मौत कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर सांस लेने की वजह से हुई है। साथ ही फोन कट करने से पहले डॉक्टर ने पुलिस वालों को यह भी बता दिया कि इन चारों की ही मौत एक साथ हुई है और तकरीबन इनकी मौत हुए 1 हफ्ता बीत चुका है। ये बात पुलिस वालों के लिए कोई अजीब बात नहीं थी, ठीक है। उन्होंने कहा हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। पुलिस वालों ने आकर ये बात मैनेजर और जाओ को बताई कि यहाँ अंदर 4 डेड बॉडीज मिली है एंड इनकी मौत 1 हफ्ते पहले हो चुकी है। मैनेजर ने कहा कि रुको 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 रुको, 1 हफ्ता पहले? अरे क्या बात कर रहे हो, 3 दिनों से हम इस घर के अंदर खाना डिलीवर कर रहे हैं। 2 दिनों तक तो ये मेरा वर्कर यहाँ डिलीवर करके गया था एंड आज की रात तो मैं खुद यहाँ आया था डिलीवर करने के लिए एंड एक औरत ने मुझसे खाना भी लिया था। आप हमें अंदर लेकर चलिए। पुलिस वाले इन दोनों को अंदर लेकर गए एंड इन्होंने वो जो कचरा पड़ा हुआ था साइड में उसमें से अपने रेस्टोरेंट वाले रैपर्स ढूंढे एंड इवेंचुअली उनको सारे रैपर्स मिल गए। इनके रेस्टोरेंट का जो थैला था, फॉइल पेपर वगैरह एंड अंदर के पैकिंग डब्बे वगैरह वो सब मिल गए, लेकिन उसमें सिर्फ खाना नहीं था, बचा कुचा था साइडों में लगा हुआ। इसके अलावा कुछ भी नहीं, खाना खाया हुआ था। तो वो खाना किसने खाया? अंदर तो 4 डेड बॉडीज पड़ी हैं जिनकी मौत 1 हफ्ते पहले हो चुकी है। 3 दिनों से खाना खा कौन रहा है? मैनेजर और जाओ दोनों ने मिलकर पुलिस वालों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप बात को समझने की कोशिश करिए। कोई था यहाँ पर जो दरवाजा खोल रहा था, कोई था जिसने हमारे फूड की डिलीवरी ली थी, कोई था हमें जिसने नकली पैसे दिए थे, उसी की शिकायत के लिए तो हमने यहाँ पर आपको फोन किया था। एंड यहाँ आकर आप बता रहे हो कि इस घर के अंदर तो 4 लोगों की मौत 1 हफ्ते पहले हो चुकी है। जिसके बाद पुलिस वालों ने उन दोनों को शांत करवाया और कहा कि ठीक है, तुम दोनों अपने रेस्टोरेंट में जाओ, हम सब मिलकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड देखेंगे क्या मिलेगा हमें। सबसे पहले ऑटोप्सी आने का इंतजार है। सो 3 दिनों बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी थी एंड जो चीज़ पुलिस वालों ने उस ऑटोप्सी रिपोर्ट में देखी उसको पढ़कर तो ना पुलिस वालों को बिलीव हुआ और मैनेजर और जाओ तो दोनों ही शॉक के अंदर जा चुके थे। एंड इसी ट्विस्ट की वजह से, इसी ऑटोप्सी रिपोर्ट की वजह से ये स्टोरी पूरी दुनिया के अंदर कवर की गई। इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने इसको कवर किया। आप जाकर गूगल के ऊपर लिख कर देखिएगा, आपको पता चलेगा। एंड इसी ट्विस्ट की वजह से आज मैं स्टोरी कवर कर रहा हूँ। इस ऑटोप्सी रिपोर्ट के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए थे, जैसे कि इन चारों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर सांस लेने की वजह से हुई है, जो कि जहरीली गैस है। दूसरा, इनकी मौत 7 दिनों पहले हो चुकी है, जब ये लाश मिली थी उससे 7 दिनों पहले। एंड तीसरा, 7 दिनों से मरे हुए लोगों के पेट को जब चीरा गया, उसको खोलकर देखा गया तो उसके अंदर इंटैक्ट खाना था। वही चावल की प्लेटें जो मंगवाई गई थी जाओ और मैनेजर के रेस्टोरेंट से, वही सूप उनके अंदर इंटैक्ट था पेट के अंदर। एंड तीसरा, वही मांस के टुकड़े बिल्कुल इंटैक्ट कंडीशन में उनके पेट के अंदर थे। डॉक्टर्स ने उनको बाहर निकाला। खुद भी डॉक्टर्स हैरान कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, जो बंदा 7 दिनों पहले मर चुका है, उसकी लाश पड़ी हुई है 7 दिनों से एक जगह पर, वो 1, 2, 3 दिनों से खाना कैसे खा रहा है। पुलिस वालों को भी विश्वास नहीं था, डॉक्टर्स को भी विश्वास नहीं था, क्योंकि जो रिजल्ट सामने थे वो पॉसिबल ही नहीं थे। इसलिए पुलिस वालों ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार जो अंदर फूड के सैंपल मिले ना, उनका टेस्ट करवाइए, वो फूड कितना पुराना है। एंड जब फूड के सैंपल लिए गए तो वो 1 से 2 दिन ही पुराने थे। ये केस वहीं पर सबके दिमाग के अंदर घर कर गया। ये घर जिसके अंदर ये चारों लाशें मिली थी, ये घर बहुत ही बड़ा पूरे हांगकांग के अंदर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। साथ में दूर दूर से पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर्स इस घर के अंदर आने लगे यहाँ चेक करने के लिए कि क्या चीज़ थी। बट जो लोग इस केस से कनेक्टेड थे उनको समझ नहीं आया कि पॉसिबल भी कैसे है। सबसे पहले तो मरे हुए व्यक्ति खाना ऑर्डर कर कैसे सकते हैं? एंड ये तो 4 आदमी मरे हुए हैं। ऑर्डर तो कोई महिला कर रही थी जिसकी सिर्फ आंख दिखी थी एंड हाथ दिखे थे। वो महिला कौन थी, कभी ये ट्रेस हो ही नहीं पाया। इस घर के अंदर का लैंडलाइन फ़ोन भी चेक किया गया एंड एक्चुअल में उस टाइम पर फ़ोन किए गए थे उस रेस्टोरेंट के ऊपर, उसके कॉल डिटेल में सामने था। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात, इन 4 लोगों में मरने वाला एक व्यक्ति इस घर का मालिक भी था, जिस वजह से कभी पता ही नहीं चल पाया कि आखिर इस घर के अंदर हुआ क्या था, ये चारों लोग थे कौन, इनकी कुछ खास पहचान भी नहीं हो पाई। इस केस को वहाँ की सरकार ने तुरंत दबा दिया, कभी भी बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि ये केस ऐसा था जो लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट कर सकता था। एंड दूसरा सबसे बड़ा सवाल, मरे हुए लोग खाना कैसे खा सकते हैं? जब इंसान 7 दिनों से मरा हुआ पड़ा एक जगह पे, उसकी लाश सड़ रही है, लेकिन अंदर खाना 1, 2, 3 दिन पुराना एंड वो खाना बिल्कुल इंटैक्ट, वो चबाया हुआ नहीं है। जैसे उन्होंने पैक किया था रेस्टोरेंट वालों ने, वो बिल्कुल वैसा ही था। इसके बाद बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर्स ने इसके ऊपर अपनी टिप्पणियां करी एंड मोस्टली सभी का यही कहना था, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स रीड किए, सभी ने यही कहा
कि वो बंदी, वो बूढ़ी महिला जिसने ऑर्डर किया था खाना, वो कोई एक रियल इंसान नहीं था। वो एक ऐसी महिला थी जो इस दुनिया में नहीं है। उसकी बस एंटिटी इन चारों के साथ रह रही थी। उस महिला ने इन्हीं चारों लोगों के लिए खाना ऑर्डर किया था और इनको खाना खिलाकर वो शायद यहाँ से गायब हो गई। वो एक एक्चुअल में असली घोस्ट थी। उसी ने इन चारों के साथ ये सब कुछ किया, वरना ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से मौत होने का। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप गूगल के ऊपर जाकर लिख कर देखिएगा। इस वीडियो में कुछ भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले एक बार आप वहां पर जाकर सर्च करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने भी वहीं से इसकी सारी जानकारी ली है। आप गूगल के ऊपर लिखेगा घोस्ट टेक अवे फूड हांगकांग इंसिडेंट, इससे रिलेटेड बड़े बड़े आर्टिकल्स आपको खुद सामने से मिल जाएंगे। तब आपको इस चीज़ के ऊपर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था ना, ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि एंड होते होते आप में से बहुत सारे लोग दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। एक वो होंगे जो इस चीज़ के ऊपर विश्वास कर लेंगे, एक वो जो इस चीज़ को फेक बताएंगे। सो फेक बताने से पहले आप एक बार इसके बारे में गूगल सर्च जरूर कर लें। खैर, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई हॉरर एक्सपीरियंस कभी फील हुआ हो तो आप मुझे आकर उस चीज़ के बारे में जानकारी दे सकते हैं। मैं उस चीज़ को स्टोरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। सो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर अपने इंसिडेंट्स वगैरह लिखकर भेजते रहिएगा। बहुत सारे आते हैं, मैं सभी के पढ़ता भी हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं आप सभी के मैसेजेस की वेट करूंगा, मैं आप सभी के इंसिडेंट्स बताने की वेट करूंगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां आकर फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट टैलेंटेड लेजेंड को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।